तो आज हम अ, एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इसका जो मूल आइडिया है वो ही इतना मजेदार है हाँ। कि पैसा कमाना और उसे संभालना, मतलब ये हिसाब किताब का खेल कम है और मनोविज्ञान का खेल ज्यादा है। बिल्कुल। ये इस बारे में है कि हम सोचते कैसे हैं, हम डरते क्यों हैं या लालच क्यों करते हैं। सही बात है। ये किताब स्प्रेडशीट और फॉर्मूले से मतलब बहुत आगे जाकर हमारे दिमाग के अंदर झांकती है। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी कहानी से है जो पैसे के बारे में हमारे सारे बने बनाए नियमों को तोड़ देती है। हाँ, वो दो लोगों की कहानी। पहले हैं रोनाल्ड रीड, एक साधारण से चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। कोई फैंसी डिग्री नहीं, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सामान्य नौकरी की, लेकिन 2014 में जब 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो सब हैरान रह गए। हैरान इसलिए हुए क्योंकि उनके नाम पर $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। $8 मिलियन? हाँ, ज्यादातर पैसा उन्होंने चुपचाप ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करके बनाया था और दशकों तक उसे हाथ नहीं लगाया। और किसी को बताया भी नहीं? किसी को नहीं। और फिर कहानी का दूसरा सिरा, रिचर्ड फैस्कॉन। बिल्कुल उल्टा। हाँ, हार्वर्ड से MBA, मैरिल लिंच में एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव। एक ऐसा करियर जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये तो फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी है। बिल्कुल। लेकिन 2008 का जो वित्तीय संकट आया, उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लेकर एक बड़ा आलीशान घर खरीदा था। अच्छा। और जब बाजार गिरा तो वो कर्ज चुका नहीं पाए और दिवालिया हो गए। तो जो घर उनकी सफलता का प्रतीक था वही उनके पतन का कारण बन गया। ठीक वही। एक चौकीदार करोड़पति बन गया और एक हार्वर्ड एग्जीक्यूटिव सब कुछ गंवा बैठा। ये कहानी तो हमारे सारे विश्वासों को हिला देती है। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ। और इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो किताब के सबसे बुनियादी विचार में छिपा है। कोई भी पागल नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब हम किसी को मान लीजिए लॉटरी के टिकट पर अपनी पूरी सैलरी उड़ाते देखते हैं तो पहला शब्द तो दिमाग में तो पागल ही आता है। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है कि कोई पागल नहीं है? और यही इस किताब की खूबसूरती है। लेखक कहते हैं कि वो व्यक्ति शायद पागल नहीं है, वो अपने अनुभवों के हिसाब से फैसला ले रहा है। अपने अनुभवों के हिसाब से? हाँ, हो सकता है उसने इतनी ज्यादा गरीबी देखी हो कि उसके लिए करोड़ों की लॉटरी ही उसकी स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नजर आता हो, चाहे उसकी संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। अच्छा। तो जो हमारे लिए पागलपन है वो उसके लिए एक उम्मीद है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि हमारे जो वित्तीय फैसले हैं वो हमारी एक्सेल शीट से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानियों से निकलते हैं। एकदम सही। किताब में एक बहुत मजेदार आंकड़ा है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव, मतलब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% है। इतना कम? हाँ, लेकिन वे हमारे सोचने के तरीके का 80% हिस्सा बनाते हैं। ओह, तो हम सब दुनिया को एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से देखते हैं और उसी को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। बिल्कुल। इसका कोई ठोस उदाहरण है, जैसे निवेश को लेकर? सबसे अच्छा उदाहरण स्टॉक मार्केट का ही है। किताब बताती है कि जो व्यक्ति 1970 के दशक में पैदा हुआ, उसने अपनी किशोरावस्था और शुरुआती जवानी में S&P 500 को लगभग 10 गुना बढ़ते देखा। 10 गुना? हाँ, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक बहुत ही स्वाभाविक चीज है। लेकिन जो व्यक्ति 1950 में पैदा हुआ, उसने उसी उम्र में बाजार को लगभग स्थिर देखा, कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जाहिर है दूसरे व्यक्ति का बाजार पर भरोसा बहुत कम होगा। बहुत कम। वो शायद बॉन्ड या रियल एस्टेट को ज्यादा सुरक्षित मानेगा। और दोनों अपने अपनी जगह सही हैं, अपने अपने अनुभव के हिसाब से। बिल्कुल। और इसी में एक और परत जुड़ जाती है जब हम भाग्य और जोखिम की भूमिका को समझते हैं। लक और रिस्क। हाँ, हाउसल कहते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। हम सफलता को हमेशा मेहनत और अच्छे फैसलों का नतीजा मानते हैं, और असफलता को खराब फैसलों का। हाँ, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ पर बिल गेट्स की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम सब उन्हें एक जीनियस के तौर पर देखते हैं, जो वो हैं भी, लेकिन उनकी कहानी में भाग्य का एक बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़ा। बिल गेट्स दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में गए जहां 1968 में एक कंप्यूटर था।
सोचिए 1968 में। ये तो 10 लाख में एक मौके जैसा था। बिल्कुल। गेट्स ने खुद माना है कि अगर लेक साइड स्कूल और उसका वो कंप्यूटर नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। ये था भाग्य। लेकिन इसी कहानी में एक जोखिम का पहलू भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, गेट्स के एक बहुत करीबी दोस्त थे, केंट इवांस। वो भी उतने ही होशियार और कंप्यूटर को लेकर जुनूनी थे। अच्छा। गेट्स के अनुसार केंट उनसे भी बेहतर थे। दोनों साथ मिलकर दुनिया बदलने का सपना देखते थे, माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले थे। लेकिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से ठीक पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी 10 लाख में एक जैसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। तो एक ही अनुभव, दो अलग अलग नतीजे, सिर्फ भाग्य और जोखिम की वजह से। ठीक यही। ये चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब क्या हमें सफल लोगों की सलाह को भी थोड़ा शक की नजर से देखना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हो सकता है उनकी सफलता में भाग्य का इतना बड़ा हाथ हो कि उनकी सलाह हमारे किसी काम की ही ना हो। देखिए, किताब का तर्क ये नहीं है कि मेहनत मायने नहीं रखती, बिल्कुल रखती है। लेकिन हमें किसी एक व्यक्ति की सफलता, खासकर जो बहुत बड़ी और असाधारण हो, उसे देखकर उसे दोहराने की कोशिश करने से बचना चाहिए। हमें पैटर्न देखने चाहिए, अपवाद नहीं। बिल्कुल, हमें व्यापक और आम पैटर्न देखने चाहिए। जैसे ज्यादातर लोग बचत और लंबे समय तक निवेश करके अमीर बनते हैं, ये एक पैटर्न है। बिल गेट्स एक अपवाद है। और अपवादों की नकल करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम उनके भाग्य की नकल नहीं कर सकते। सही बात है। ठीक है, तो पहला सबक यह है कि हम अपने अनुभवों के कैदी हैं और हमें भाग्य और जोखिम की भूमिका को कभी नहीं भूलना चाहिए। इससे जुड़ा अगला विचार भी बहुत मजेदार है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। हाँ, और इन दोनों के लिए बिल्कुल अलग मानसिकता चाहिए। अच्छा। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, मतलब मैदान में उतरना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्रता चाहिए और थोड़ा डर भी। डर? हाँ, ये मानना पड़ता है कि जो आपने कमाया है वो भाग्य और जोखिम की वजह से जा भी सकता है। इसके लिए जेसी लिवरमोर की कहानी वो एकदम सटीक है। हाँ, बिल्कुल। वो 1929 की महामंदी के दौरान बाजार के गिरने पर दांव लगाकर, मतलब रातों रात अरबपति बन गए थे। उस समय के हिसाब से वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उन्होंने अमीर बनने वाला हिस्सा तो बहुत अच्छे से निभाया, जोखिम लिया, साहसी थे। लेकिन अमीर बने रहने की कला नहीं सीख पाए। नहीं, उन्हें लगा कि वो हमेशा सही रहेंगे। वो और बड़े और ज्यादा जोखिम वाले दांव लगाते गए, मतलब अति आत्मविश्वास में। और अंत में उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया और 1940 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये कभी पर्याप्त नहीं वाली सोच ही शायद सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। जब आपके पास अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा हो, तब भी और की चाह रखना। रजत गुप्ता की कहानी देखिए। मैकेंजी जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ, $100 मिलियन की संपत्ति, मतलब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। किसी चीज की नहीं। लेकिन वो अपने आसपास के अरबपति बैंकरों को देखते थे और उन्हें लगता था कि वो पीछे रह गए हैं। वो सामाजिक तुलना के खेल में फंस गए। हाँ, और उस और ज्यादा की चाह में अरबपति बनने के लिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, जो एक अपराध है। बिल्कुल। और नतीजा, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपना पैसा, अपनी आजादी, सब कुछ खो दिया। बनी मैडॉफ के साथ भी तो यही हुआ। उनके साथ भी यही हुआ। उनका एक बहुत ही सफल और वैध बिजनेस था जिससे वो करोड़ों कमा रहे थे। फिर भी उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई। इसका कोई तर्क नहीं है। कोई तर्क नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी पर्याप्त की कोई सीमा ही नहीं थी। और ये तुलना अक्सर उन चीजों से होती है जो दिखती हैं, जैसे महंगी कारें या बड़े घर। हाँ। लेकिन किताब का एक बहुत दिलचस्प तर्क ये है कि असली दौलत तो वो है जो दिखती ही नहीं। यही इस किताब का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब हम किसी को फरारी चलाते हुए देखते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं, वाह, ये आदमी कितना अमीर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि उस फरारी को खरीदने के बाद वो व्यक्ति अपनी पुरानी दौलत से ठीक उस फरारी की कीमत जितना कम अमीर हो गया है। सही बात है। हमारे पास उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ उसकी खरीदी हुई चीज है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हाँ। कि दौलत वो है जिसे खर्च नहीं किया गया। बिल्कुल। ये बात सीधे रोनाल्ड रीड की कहानी से जुड़ती है ना? हाँ। उनकी $8 मिलियन की दौलत किसी को कभी नहीं दिखी, क्योंकि वो महंगी घड़ियों या कारों में नहीं, बल्कि छिपे हुए निवेश में थी। अमीर होना आपकी मौजूदा आय है जो दिखती है। दौलतमंद होना वो आय है जिसे आपने बचाया और निवेश किया है,
जो छिपी हुई है। और किताब में इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा गया है। ये क्या है? ये एक मजेदार मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। जब आप सड़क पर एक शानदार लैम्बोर्गिनी देखते हैं तो आप शायद ही ये सोचते हैं, वाह, उस कार को चलाने वाला आदमी कितना कूल है। इसके बजाय आप ये सोचते हैं, वाह, अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। अच्छा, तो हम दूसरों से सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे लोग अक्सर हमें नजरअंदाज करके सिर्फ उस चीज की कल्पना अपने लिए करने लगते हैं। ठीक यही। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें कोई नहीं जीतता। सच कहूं तो ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं कोई शानदार कार देखता हूं तो मैं ड्राइवर के बारे में नहीं बल्कि ये सोचने लगता हूं कि काश ये कार मेरे पास होती। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। इसीलिए किताब कहती है कि असली दौलत का लक्ष्य स्वतंत्रता और विकल्प होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए सामान खरीदना नहीं। तो अगर दिखावा दौलत नहीं है तो असली दौलत बनाई कैसे जाए? यहां से हम व्यावहारिक रणनीतियों पर आते हैं और सबसे पहले बात होती है कंपाउंडिंग की। हम सबने स्कूल में कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम इसकी ताकत को पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम वॉरेन बफेट को एक महान निवेशक के रूप में देखते हैं। हाँ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो एक महान लंबे समय तक निवेशक हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। तो उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका कौशल नहीं बल्कि उनका समय है। बिल्कुल। उनकी $84.5 बिलियन की कुल संपत्ति में से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई। क्या बात है! सोचिए, उनका असली जादू अच्छे रिटर्न्स कमाना नहीं बल्कि दशकों तक लगातार अच्छे रिटर्न्स कमाते रहना है। ये उस बर्फ के गोले की तरह है जो एक पहाड़ से लुढ़कता है और नीचे पहुंचते पहुंचते विशाल हो जाता है। और समय ही उस गोले को बड़ा बनाता है। लेकिन निवेश की दुनिया में तो बहुत सारी कंपनियां और आइडिया असफल हो जाती है ना। हर निवेश तो वॉरेन बफेट जैसे रिटर्न देता नहीं देता। तो ऐसे में कोई कैसे सफल हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब टेल्स यू विन के सिद्धांत में है। इसका मतलब है कि निवेश में, खासकर लंबे समय में, आपका कुल रिटर्न कुछ गिने चुने बहुत ज्यादा सफल निवेशों से आता है। बाकी ज्यादातर या तो औसत रहते हैं या असफल हो जाते हैं। क्या आप इसे और आसानी से समझा सकती हैं? जरूर। जैसे वेंचर कैपिटल, एक वीसी फर्म 50 कंपनियों में पैसा लगाती है। उनमें से शायद 30 पूरी तरह से डूब जाती हैं, 10 किसी तरह चलती रहती हैं। और सिर्फ 1 या 2? हाँ, सिर्फ 1 या 2 कंपनियां इतनी बड़ी बन जाती हैं, जैसे गूगल या फेसबुक, कि वो अकेले ही पूरे फंड के नुकसान की भरपाई करके जबरदस्त मुनाफा कमा कर देती हैं। मतलब आप 95% बार गलत होकर भी बहुत अमीर बन सकते हैं अगर आपका एक फैसला बहुत ज्यादा सही हो जाए। एकदम सही। और ये बात सिर्फ स्टार्टअप में ही नहीं, आम स्टॉक मार्केट पर भी लागू होती है। रसल 3000 इंडेक्स की 40% कंपनियां समय के साथ अपना लगभग सारा मूल्य खो देती हैं। ओह! बाजार का लगभग सारा रिटर्न सिर्फ 7% सबसे सफल कंपनियों से आता है। टिके रहें ताकि उन 7% का फायदा आपको मिल सके। ठीक यही। और बाजार में टिके रहने के लिए और इन सभी रणनीतियों को अपनाने का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ बैंक में एक बड़ी रकम देखना? नहीं। किताब के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा और सच्चा मूल्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता? अपने समय पर पूरा नियंत्रण रखने की क्षमता। ये किसी भी फैंसी कार या बड़े घर से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। सुबह उठकर ये फैसला कर पाना कि आज मैं क्या करना चाहता हूँ, किसके साथ करना चाहता हूँ और कब तक करना चाहता हूँ। हाँ, यही असली दौलत है। शोध भी यही बताते हैं कि अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की एक मजबूत भावना किसी भी अन्य चीज की तुलना में खुशी का एक ज्यादा भरोसेमंद पैमाना है। तो इस स्वतंत्रता को पाने का सबसे सीधा और भरोसेमंद तरीका क्या है? एक शब्द में, बचत। पैसे बचाना। हाँ, किताब का तर्क है कि आपकी बचत दर आपकी आय या आपके निवेश के रिटर्न से कहीं ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आपकी आय दूसरों पर निर्भर कर सकती है, आपका रिटर्न बाजार पर निर्भर कर सकता है, लेकिन आप कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं, ये काफी हद तक आपका अपना फैसला है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब किसी को अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाने की या बहुत जबरदस्त रिटर्न पाने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा लगातार बचाता रहे। बिल्कुल। और बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा घर खरीदने या कार खरीदने के लिए बचत करते हैं, लेकिन दुनिया अप्रत्याशित है। नौकरी जा सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। बिल्कुल।
ऐसी स्थिति में बिना किसी लक्ष्य के की गई बचत ही आपको लचीलापन, विकल्प और अपने समय पर नियंत्रण देती है, जो आज की दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तो इन सभी कहानियों और विचारों को अगर हम एक साथ देखें तो इसका सार क्या निकलता है? सारे ये कि पैसे का प्रबंधन एक हार्ड स्किल से ज्यादा एक सॉफ्ट स्किल है। ये इस बारे में कम है कि आप कितना जानते हैं और इस बारे में ज्यादा है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। सही बात है। एक जीनियस भी खुद को बर्बाद कर सकता है अगर वो अपने लालच और डर पर काबू नहीं रख सकता। और एक साधारण व्यक्ति भी, जैसे रोनाल्ड रीड, सिर्फ धैर्य और अनुशासन से बहुत बड़ी दौलत बना सकता है। तो हमें अपने अनुभवों की सीमाओं को समझना होगा, भाग्य की भूमिका को स्वीकार करना होगा और पर्याप्त की अपनी परिभाषा खुद तय करनी होगी। और सबसे बढ़कर ये समझना होगा कि पैसे का उच्चतम रूप भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखना। अंत में किताब एक बहुत ही उत्तेजक विचार के साथ हमें छोड़ती है। वो कहती है कि वित्तीय निर्णय लेते समय पूरी तरह से तर्कसंगत या रैशनल होने की कोशिश मत करो। हाँ, ये सुनने में गलत लगता है। हम तो हमेशा तर्कसंगत होने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन किताब कहती है कि इसकी बजाय उचित या रीजनेबल होने का लक्ष्य रखें। हम इंसान हैं, स्प्रेडशीट नहीं। हमारे अंदर डर, लालच, असुरक्षा, ये सारी भावनाएं हैं। हो सकता है गणितीय रूप से सबसे अच्छी निवेश रणनीति वो हो जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, लेकिन अगर उस उतार चढ़ाव से आपको रात में नींद नहीं आती और आप डर कर उसे बेच देते हैं, तो वो आपके लिए सबसे खराब रणनीति है। तो एक ऐसी रणनीति के साथ टिके रहना जो शायद गणितीय रूप से 100% सही ना हो, लेकिन आपको भावनात्मक रूप से सहज महसूस करे, उस परफेक्ट रणनीति से बेहतर है जिसे आप मुश्किल समय में छोड़ दें। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मानवीय बात है।